वेलकम टू मिड जी एग्जाम। मैं हूं रवि गुप्ता। हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसका लेक्चर नंबर 12 है आज। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेडब्ल्यू और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या कहता है। श्रोडिंगर वाज साइंटिस्ट और उन्होंने वेव का इक्वेशन दिया था। बेसिकली ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आता है। ठीक है, और ये लेक्चर आप अगर डायरेक्ट देख रहे हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको पहले हमारा पिछला जो लेक्चर है वो देखना पड़ेगा। टोटल 11 लेक्चर्स अभी तक मैंने कराए हैं इस चैप्टर के, तो वो सारे के सारे आपको देखने पड़ेंगे, फिर आपको ये चीज़ और क्लियर होगा। तो देखो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये कहता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, आपके इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में बेसिकली। ठीक है, इसलिए श्रोडिंगर ने अपना एक जो इक्वेशन दिया वो एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में दिया था। ठीक है, यहाँ पे अब ये डेल क्या है ये थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी होगी, तो आप स्मॉल चेंज डी बोलते हो ना, तो आप इसको डी टू साई भी लिख सकते हो, अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू साई अपन डी वाई स्क्वायर प्लस डी टू साई अपन डी जेड स्क्वायर। और बाकी जो बचा ये टर्म आप यहाँ पे एज इट इज उतार सकते हो। ये टर्म में क्या क्या है, एच इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट आपको मालूम है, एम इज द मास, 8 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कैपिटल ई इज योर टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, कैपिटल वी इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। नाउ साई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो टर्म है वो है आपका साई क्या होता है। तो साई इज बेसिकली अ वेव फंक्शन, और साई वेव फंक्शन के अलावा एक और इन्फॉर्मेशन देता है। वो इन्फॉर्मेशन है आपका फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, साई जो है आपका एक और इन्फॉर्मेशन देता है, और वो देता है फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन स्पेस। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी देता है, इसकी प्रोबेबिलिटी को देता है ये, कि आपका कोई इलेक्ट्रॉन स्पेस में मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये बताता है आपका साई। ठीक है, और जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक, तो श्रोडिंगर ने ये दिया था सारा कुछ डिटेल्स। नाउ श्रोडिंगर का जो वेव इक्वेशन है ये वाला, इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। लेकिन हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि उसमें जो मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन है वो इमेजिनरी है, यानी कि ये रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसमें कुछ ही ऐसे हैं जो कि एक्सेप्ट करने लायक हैं और जिनको कि हम आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, नाउ सी कि ये जो इनका इक्वेशन था उसको ना दो पार्ट में डिवाइड करके उसके बाद सॉल्व किया गया था। तो दो पार्ट को डिवाइड करने के बाद हमने जो सॉल्यूशन हमें जो मिला, रेडियल पार्ट, एक पार्ट जो मिला वो रेडियल पार्ट, दूसरा जो मिला वो एंगुलर पार्ट। अब ये रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट क्या है जरा देखो। रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट से हमारा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके जो मूव करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो न्यूक्लियस से कुछ एंगल पे वो मूव करते होंगे। ये इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ आया, फिर यहाँ पे आया, तो कुछ एंगल चेंज हुआ यहाँ पे, थीटा या फाई कुछ भी मान लो। और दूसरी बात कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है वो भी कुछ है, जिसको क्या आप रेडियस बोलते हो। तो रेडियस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस उसको आप बोलते हो रेडियल डिस्टेंस या रेडियल पार्ट। ना जो एंगल के थ्रू होता है उसको आप बोलते हो एंगुलर पार्ट या एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो रेडियल के लिए हम स्मॉल आर से इसको डिनोट करेंगे, और एंगुलर के लिए उसको थीटा या फाई से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो रेडियल पार्ट है वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर एल पे, और एंगुलर पार्ट है वो डिपेंड करता है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। नाउ ईच साइड कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पार्टिकुलर क्वांटम स्टेट। किसी पार्टिकुलर क्वांटम स्टेट का जो भी जानकारी है वो साई के पास रहता है। साई बेसिकली क्या, वही प्रोबेबिलिटी बताता है ना इलेक्ट्रॉन मिलने की। ठीक है, इसलिए इस साई के पास सारी जानकारी रहती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। चलो नेक्स्ट है, यहाँ पे जो हमें समझना है वो नोड के बारे में समझना है। ठीक है, अब ये सब पॉइंट क्या है ऊपर वाला वो हम समझेंगे धीरे धीरे। पहले हम समझेंगे कि नोड क्या है। ठीक है, फिर समझेंगे नोडल पॉइंट क्या है, फिर समझेंगे नोडल प्लेन्स क्या है। तो देखिए, ये है आपका कोई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, मान लिया ये एक वेव है। अब देखिए ये जो वेव है वो इस एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से ज़रा समझना है कि अगर ये यहाँ पे कट कर रहा है
तो ये किसी प्लेन में इसको कट कर रहा होगा, बेसिकली किसी प्लेन में कट कर रहा होगा। या फिर हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो डंबल बन रहा था, डंबल, तो ये डंबल जो बन रहा था इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, लोब बोलते हैं। यहाँ पे कितने लोब हैं, 2। ये जो दोनों लोब है एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये भी किसी ना किसी प्लेन में जरूर होगा, ठीक है। ये प्लेन ये पॉइंट किसी ना किसी प्लेन में एग्जिस्ट करता होगा। अब नोड या नोडल प्लेन्स किसको बोलते हैं, देखिए अगर यहाँ पे कोई वेव किसी एक्सिस को या किसी प्लेन को कट करता है, वहां पे एक पॉइंट जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं नोड या नोडल पॉइंट, ठीक है। ये नोड है या नोडल पॉइंट आप बोल लो इसको। और ये नोड या नोडल पॉइंट जिस भी प्लेन में एग्जिस्ट करता है उसको आप बोलते हो नोडल सरफेस या नोडल प्लेन, ठीक है। नोडल सरफेस या फिर क्या बोलते हो आप, नोडल प्लेन, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है। नाउ सी, ये रेडियल नोड, ये नोडल पॉइंट क्या है, इट इज अ पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी आपको नोड मिलेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0 होता है नोड पे। मतलब कि नोड पे आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। सिमिलरली जो नोडल प्लेन है वहां भी, नोडल प्लेन तो 2 लोब से सेपरेटेड होता है, ये तो आपको पता है। और वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल क्या होती है, 0 होती है, ये याद रखना है। मतलब कि वहां इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ही नहीं आपको, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला एक बार हम लोग देख लेते हैं कि नोडल प्लेन्स और ये जो नोड है इसका फॉर्मूला क्या है, जरा देखो। जो नोड होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं बेसिकली, अभी हमने पढ़ा, एक रेडियल डायरेक्शन में, एक एंगुलर डायरेक्शन में। तो जो रेडियल डायरेक्शन वाला नोड है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेडियल नोड, और उसका फॉर्मूला होता है n-l-1। ये l है एजिमुथल क्वांटम नंबर -1। एंगुलर नोड का होता है स्मॉल l, जिसको आप बोलते हो एजिमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर। और इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल हमें नोड मिलेगा n-1, ठीक है ना। ये समझना काफ़ी ज़रूरी था कि नोड क्या है, नोडल प्लेन्स क्या है, नोडल पॉइंट क्या है। अब इसका हेल्प लेकर हम कुछ कर्व्स ड्रॉ करेंगे, कुछ ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो कि समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पे ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है। ये स्मॉल आर, ये ग्राफ देख के आपको थोड़ा सा लग रहा होगा अजीबोगरीब, ये क्या ग्राफ बना हुआ है। थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे हम। देखिए हमें पता है कि जो टोटल नोड है, टोटल नोड जो है वो कितना होता है, n-1, ठीक है। जो एंगुलर नोड है वो कितना होता है, l होता है। और जो रेडियल नोड है, रेडियल नोड, वो कितना होता है आपका, n-l-1। सिंस ये रेडियस है और इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या बताता है, साई बताता है बेसिकली, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना है अभी। साई बताता है आपको कि इलेक्ट्रॉन्स वहाँ मिलेंगे या नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी। और ये जो है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये रेडियल नोड की प्रोबेबिलिटी बताता है। चलो अब हम इंटरेस्टेड हैं ग्राफ खींचने में 1s ऑर्बिटल का, 1s सबसेल का, ठीक है। यहाँ पे ये जो 1 है ये बताता है आपका n के बारे में जानकारी देता है, ये जो s है ये l के बारे में जानकारी देता है। और इसके ऊपर यहाँ पे जो भी टर्म रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं, ठीक है। चलो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि 1s का रेडियल नोड कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियल नोड ऑफ 1s, तो n के जगह पे कितना रखेंगे, 1, माइनस l के जगह पे हम कितना रखेंगे, 0। क्यों, क्योंकि जो l है s के लिए कितना होता है, 0 होता है, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है। और फिर ये कितना हो जाएगा, -1, तो ये कट के कितना आ गया, 0। इसका मतलब कि 1s के लिए कोई भी रेडियल नोड नहीं बनेगा, 1s के लिए कोई भी रेडियल नोड नहीं बनेगा। मतलब कि ये कहीं भी एक्सिस को कट नहीं करेगा, इसका मतलब कि ये बिल्कुल इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, ये एक्सिस के पैरेलल होगा। समझ में आया। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछता है कि 2s का बताओ आप कितना होगा, तो 2s के लिए आप कैलकुलेट करना चाहोगे, 2s के लिए कैलकुलेट करना चाहोगे n-l-1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस s की वैल्यू l कितनी होती है, 0, -1, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब कि ये एक बार इसको कट करेगा, एक बार कहीं पे कट करेगा। देखो यहाँ पे ये कट किया, इसका मतलब कि 1 नोड बनेगा, रेडियल नोड। रेडियल नोड बेसिकली मैं बोल रहा हूँ, एंगुलर नोड नहीं। यहाँ पे एक रेडियल नोड बनेगा। बट यहाँ पे एक बात बताइए, ये क्या बताता है आपको, प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है।
साई जो है ये तो हमें बेसिकली बताता है प्रोबेबिलिटी, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव हो सकता है? ये तो निगेटिव वेव फंक्शन है, ऊपर वाला तो पॉजिटिव है, क्या निगेटिव कभी हो सकता है? सोचो जरा और बताओ, क्या क्या कभी निगेटिव हो सकता है वेव फंक्शन? प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी इसकी निगेटिव नहीं होगी, इसलिए हमने हमने यहाँ पे एक टर्म और डिफाइन किया जिसको हम बोलते हैं साई स्क्वायर। ठीक है, साई स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन एक्चुअली, क्योंकि साई जो था, साई आपका प्रोबेबिलिटी बताता है, लेकिन साई क्या हो रहा था, इस वेव, ये वेव का अगर हम इक्वेशन देखें तो ये निगेटिव चला जा रहा था, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो अगर ये निगेटिव आ रहा है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो दोनों साइड में हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये अब हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन के तैयार है। नाउ अब देखिए, अब ये तो आराम से हम ग्राफ खींच सकते हैं, साई स्क्वायर और फिर रेडियस के बीच में 1s के लिए ऐसा था, सॉरी, ये कर्व एक्चुअली आपका पैरेलल जाएगा, पैरेलल टू द एक्सिस। ठीक है, 1s के लिए था, क्योंकि इसका जो रेडियल नोड था वो 0 था। 2s के लिए अब आपका बन रहा था, 2s के लिए अब आपका बन रहा था, तो कितना हो जाएगा, ये 2s है, ये साई स्क्वायर है, ये r है, इसके लिए कितना आ रहा था वैल्यू, 1 आ रहा था, मतलब कि इसको कितनी बार ये कट करेगा, एक बार कट करेगा। ठीक है, इसका मतलब कि ये ऐसा होगा, समझ में आ रहा है? एक बार यहाँ पे टच किया, इसका मतलब कि इसके नोड कितने बन रहे हैं, 1 नोड बन रहे हैं। ये चीज क्लियर है? नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो किसी स्फेरिकल सरफेस में मूव कर रहे होते हैं, किसी स्फेरिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मान ले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ से किसी स्मॉल डिस्टेंस dr पे हमें प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बेसिकली इस वाले पार्ट पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। ठीक है, हमें ये चेक करना है। तो हम 4πr² इंटू डी आर वॉल्यूम में चेक कर सकते हैं, दिस इज फॉर स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, नाउ यहाँ प्रोबेबिलिटी बता रहा है आपका साई स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 4πr² इंटू, और ये कैपिटल आर अगर हम इसको माने तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, और ये आपका फिर से प्रोबेबिलिटी फंक्शन, बेसिकली ये आर स्क्वायर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन बताएगा, और ये इसके रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये नेट वॉल्यूम है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी, और साथ में आर स्क्वायर जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन है उसका। ठीक है, अब इसके इसके ऊपर बेस्ट कुछ ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखो, तो पहला जो ग्राफ है, कलर चेंज कर लेता हूँ। नाउ फर्स्ट जो ग्राफ है, स्मॉल आर जो रेडियस के अलोंग हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, और ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन आर के बीच में है। ठीक है, तो देखो जो साई हमने ड्रॉ किया था, साई और आर जो ड्रॉ किया था जहाँ पे वो निगेटिव आ गया था, ये बिल्कुल वही है। ठीक है, ये 1s के लिए हो गया, ये 2s के लिए हो गया, साई यहाँ पे निगेटिव है। ये 2p के लिए हो गया, 2p के लिए हाउ टू कैलकुलेट, रेडियल नोड 2p के लिए n माइनस एल माइनस 1, मतलब कि 2 माइनस एल, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी, 1 माइनस 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 0। तो देखो ये पैरेलल चला गया। नाउ इसके लिए रेडियल नोड 2p है, ओके, इसके लिए रेडियल नोड ये 1s है। ठीक है, चलो। हाँ, यहाँ पे देखिए ये साई और आर के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो सारा पॉजिटिव था, निगेटिव कभी नहीं हो सकता, इसलिए ये दोनों वैलिड नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते थे, ये तीनों ही वैलिड नहीं है। ठीक है, अब क्या करते थे हम, साई स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन था उसको हम कैलकुलेट करते थे। इसका मतलब ये सही है 1s के लिए, ये 2s के लिए सही है। ठीक है, 2s के लिए कैसे सही है, n माइनस एल माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी, 2 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, s के लिए l की वैल्यू कितनी, 0 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1, मतलब कि एक जगह पे ये कट करेगा एक्सिस को, एंड दिस विल बी योर नोड। ठीक है, और इस वजह से ये ग्राफ हमारा सही है, ये ग्राफ 2p के लिए सही है। और आर स्क्वायर की जगह हमने कैलकुलेट अभी जस्ट किया था ना, 4πr² इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये और फिर ये, तो ऐसे आपके वेव फंक्शन के ग्राफ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स जो बचे हुए थे वो हम देखते हैं। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी,
बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, 4πr² इंटू कैपिटल R², जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे वो क्या है बेसिकली, योर रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, कितनी डेंसिटी में आपका रेडियली कितनी डेंसिटी में इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो बताता है। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द रीजन बिटवीन R2 R+dr। क्लियर। नाउ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, देखिए this is a three-dimensional space around the nucleus within which the probability of finding electron is maximum। देखो साई के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे ना, प्रोबेबिलिटी बताता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मिलेंगे, ऑर्बिटल में मिलेंगे बेसिकली, ठीक है, ऑर्बिटल के अंदर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल जो लोकेशन होता है, जो एक्चुअल सिचुएटेड रहता है, वो ऑर्बिटल के अंदर ही रहता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल या फिर सब ऑर्बिट। क्या लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे ना, ऑर्बिट, फिर सब ऑर्बिट, ठीक है, फिर सब ऑर्बिट या फिर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली यहाँ पे पोजीशन रहते हैं। नाउ डीजेनरेट ऑर्बिटल किसको कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल किसको कहते हैं, वैसे ऑर्बिटल जिनके लिए n की जो वैल्यू है, ठीक है, ऑर्बिटल्स विथ सेम वैल्यू ऑफ n एंड ऑफ सेम सबसेल, एक ही सबसेल के हों, मतलब कि p ही सबसेल के हों, और सबका जो n का वैल्यू हो वो भी क्या हो, सेम हो। इसको हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये आपका था वेव फंक्शन या फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लियर है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, जिसके अकॉर्डिंगली हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली सिचुएटेड कैसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो पहले हम कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बेसिकली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, h/2π√L × L+1, where L is your what, azimuthal quantum number, spin angular momentum, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। देखो इलेक्ट्रॉन्स जब भी मूव करता है ना, तो कुछ मैग्नेटिक मोमेंट भी वहाँ पे आते हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं बोर मैग्नेटॉन का, या जिसको हम बोलते हैं म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू √n × n+2 BM, बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन इसको बोलते हैं, मैग्नेटॉन, वेयर n इज योर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, जरा समझो कि इलेक्ट्रॉन अगर अकेला हो तो ये अनपेयर्ड है, अगर इलेक्ट्रॉन का कोई पेयर्ड है तो फिर ये अनपेयर्ड नहीं है, ये पेयर्ड हो जाएगा फिर, ठीक है। ये अनपेयर्ड है, अकेला अकेला इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल 2n², इन अ सबसेल 2 × 12+1, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल 12+1, टोटल नंबर ऑफ सबसेल्स इन अ सेल n। अगर कोई भी सबसेल है, ठीक, कोई भी सेल है, मान लिया k, तो इसका जो सेल नंबर है वो कितना है, 1। इसका मतलब इसके अंदर मैक्सिमम एक ही सबसेल रह सकता है, और वो क्या होता है, s। जैसे L है, इसका n इज इक्वल टू कितना है, 2, सेल नंबर 2 है ये, तो इसके अंदर मैक्सिमम 2 सबसेल रह सकते हैं, S और P, ठीक है। सिमिलरली वैसे आगे बढ़ेंगे। नाउ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल कैसा, n²। कितने ऑर्बिटल्स होंगे एक सेल में, उसका जो क्या बोलते हैं ऑर्बिट नंबर है उसका स्क्वायर कर दो। नाउ रेडियल नोड अभी हमने पढ़ा, एंगुलर नोड पढ़ा, एजिमुथल ये टोटल नोड्स पढ़ लिया। एजिमुथल क्वांटम नंबर आपको पता है, 0 जब रहेगा बेसिकली L, जब s की वैल्यू, s के लिए कैलकुलेट करेंगे, s सबसेल के लिए, तो l की वैल्यू कितनी, 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 और g के लिए 4। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अगर यहाँ तक क्लियर है तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउज प्रिंसिपल, ठीक है। अफबाउ वाज अ साइंटिस्ट, जापानीज थे एक्चुअली। अफबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग, अफबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग, ठीक है। अफबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब होता है बनाना, एकदम ब्रिक टू ब्रिक जोड़ के आप बहुत बड़ा बिल्डिंग आप खड़ा कर रहे हो, इसका मतलब सबको आप ऐड कर रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। तो अफबाउ ने एक प्रिंसिपल दिया था। उन्होंने कहा था कि देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत सारे ऑर्बिटल्स के अंदर जाके फिट करना होगा, सबकी एनर्जी भी अलग अलग होगी, ठीक है। तो मैं आपको एक प्रिंसिपल देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी जो लेवल है उसमें एंटर करेगा,
फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे ऊपर वाले में धीरे धीरे एंटर करता जाएगा। और उन्होंने कहा कि आप इस चीज को फॉलो कीजिए, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g, 6x, 6p एंड सो ऑन। ठीक है, उन्होंने कहा कि बिल्डिंग बनाना है ना, आपको इलेक्ट्रॉन को एंटर कराना है, आपको बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इलेक्ट्रॉन्स का, तो आप इस चीज को फॉलो कीजिए कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है ना, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो लोअर एनर्जी में एंटर करेगा और धीरे धीरे फिर वो हायर एनर्जी में एंटर करता जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी के फॉर्म में वो एंटर करता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स 1s में एंटर करेगा, फिर 2s में, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s एंड सो ऑन। अब ये कैसे होता है जरा देखिए, इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल है वो n प्लस एल रूल से हम देखते हैं। n प्लस एल रूल जो है ना, वो हमें इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल बताता है। जिसकी जितनी ज़्यादा n प्लस एल की वैल्यू, उसके अंदर उतना ज़्यादा ही एनर्जी होगा। ठीक है, उसके अंदर उतना ज़्यादा ही एनर्जी होगा। अगर किसी के अंदर, जैसे कि मान लिया मैंने कि 3d और 5s मैंने ले लिया, ठीक है, तो इसका n प्लस एल कैसे कैलकुलेट करोगे आप जरा बताओ। इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, 3, प्लस एल की वैल्यू कितनी है, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो ये कितना हो जाएगा 5। और यहाँ पे ये n की वैल्यू 5s के लिए कितनी है 5, और s के लिए l की वैल्यू कितनी 0, तो ये भी 5, दोनों के लिए n प्लस एल वैल्यू सेम है। अब इलेक्ट्रॉन्स पहले किस में एंटर करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले उसमें एंटर करेगा जिसके लिए n की वैल्यू लेस है। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स इसमें एंटर करेंगे 3d में। आप यहाँ से भी देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स पहले 3d में एंटर कर रहा है, फिर 5s में एंटर कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स, ये अफबाउ प्रिंसिपल है, ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अब इसके प्रिंसिपल को देखकर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, हमें लिखना है सपोज, एक नया स्लाइड लेने दो, फिर आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। सपोज करो हमें लिखना है कॉपर का, ठीक है, हमें कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कितना होता है इसका 29। ठीक है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कैसे लिखेंगे, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s एंड यहाँ तक तो जाएगा ही नहीं। चलो, अब क्या है, इसका हमको लिखना है, तो सबसे पहले कहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ से। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2, तो कितना हो जाएगा 1s2, फिर यहाँ से एंटर करेगा ये 2s2, फिर यहाँ से एंटर करेगा पहले 2p में, फिर 3s में, तो 2p, p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 6, 3s2, फिर यहाँ 3p6, 4s2, 3p6, 4s2, ये इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 10 10 20, अब कितने 9 इलेक्ट्रॉन बचे। और डी, मतलब कि जो डी सब शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं 10, लेकिन अभी 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, इसका मतलब कि ये 3d9 होगा। नाउ आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन हमारा ये 3d9 और 4s2 है। तो देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम जो स्टेबिलिटी होती है ना, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर हम डी को दे देंगे तो ये फुल फिल्ड हो जाएगा, मतलब कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिटल के अंदर भर जाएंगे। और ये जो 4s1 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दिया तो इसके पास अब 4s1 बचेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हाफ फील्ड हो जाएगा और ये फुल फील्ड हो जाएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू दिस वन। इसलिए कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, ये नहीं। ठीक है, ये समझ में आता है। हुंड्स रूल में अभी हम और इसको देखेंगे कि जो ज़्यादा स्टेबल होता है ना, वो जो फुल फील्ड होता है, फुल फील्ड इज मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड, इज मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड। ठीक है, जो फुलफिल्ड होता है, फुलफिल्ड का मतलब क्या, जो एस है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 हो सकते हैं, p6d10। ठीक है, इसका हाफ फील्ड कितना हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा इसका 1, इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 5। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है ये वाला। अगर उसके बाद देखना है स्टेबिलिटी, तो ये, तो या तो आप फुल फील्ड कीजिए, हाफ फील्ड कीजिए, ज़्यादा स्टेबल होगा। ये 9 और 2 रखने पे ये स्टेबल उतना नहीं था जितना कि ये स्टेबल है, इसलिए कॉपर ये कॉन्फ़िगरेशन लेता है। ठीक है, ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
क्लियर है? नाउ अब नेक्स्ट है हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि देखिए, आपका अगर आपके ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो इन दोनों आपने अभी तक क्वांटम नंबर, कितने क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं? 4 क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं बेसिकली, ठीक है, 4 क्वांटम नंबर्स n, l, m और s, ठीक है। अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्वांटम नंबर लिखना चाहें, तो कोई भी दुनिया में ऐसा दो इलेक्ट्रॉन नहीं है एक ही ऑर्बिटल का जिसका क्वांटम नंबर आप सेम लिख सके। क्या मतलब कि अगर ये हम 5s के बारे में बात कर रहे हैं, मान लिया एग्जांपल है 5x ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 5 है। l की वैल्यू, क्योंकि ये s है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, ठीक है। m की वैल्यू 0 से -l टू +l, तो ये 0 है, तो ये भी 0। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो इसका फेस किधर है, इसका हेड किधर है? ऊपर है, इसका मतलब कि +1/2। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम डिस्कस करें तो ये भी 5s में ही है, इसका भी l 0 है, इसका भी m 0 है, लेकिन इसका हेड जो है वो नीचे है और इसलिए इसका स्पिन कितना आ जाएगा? -1/2। तो चारों के चारों क्वांटम नंबर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के एक ही ऑर्बिटल वाले सेम नहीं हो सकते हैं। एटलीस्ट एक ऐसा क्वांटम नंबर होगा जो कि उन दोनों में क्या हो? डिफरेंट हो। और यही बताया था किसने? पॉली ने बताया था, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज आवर पॉली एक्सक्लूजन लॉ या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाउ अब आता है हुंड्स रूल। काफी कॉन्सेप्चुअल इनका है हुंड्स रूल। हालांकि अभी मैंने आपको हाफ फील्ड और फुल फील्ड के बारे में जानकारी दी थी। हुंड्स रूल में देखिए क्या हमें जानना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, अगर आपका एक ये मान लिया p ऑर्बिटल है, p सबसेल है, p सबसेल है, तो p सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो आप ना इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप इसको नहीं एंटर करा सकते हो इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स को एंटर कराने का एक रूल होता है हुंड्स रूल के थ्रू। ये हुंड्स बताते हैं, ठीक है, कि डायरेक्ट पेयरिंग नहीं होगा। डायरेक्ट पेयरिंग नहीं, इलेक्ट्रॉन्स पहले सारे ऑर्बिटल्स में सिंगल सिंगल जाएंगे, उसके बाद से यहाँ पे पेयर्ड करना स्टार्ट करेंगे, फिर जाके आपकी पेयरिंग होगी। ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, ना कि ऐसे सारे ऑर्बिटल्स में। जैसे कि मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करना है, ठीक है, यू हैव टू फुलफिल 5 इलेक्ट्रॉन्स, देन हाउ विल यू डू दैट? तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करने के लिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स को p ऑर्बिटल में फुलफिल करने के लिए यू विल डू पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन और फिर पांचवा इलेक्ट्रॉन। समझ में आता है? और यही कहते हैं हुंड्स कि पहले आप सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स को भेजो, जिसको कि आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलोगे। फिर आप जो इलेक्ट्रॉन्स बचे उसको ला के वापस से पेयरिंग स्टार्ट करो शुरू से। ये बताया था हुंड्स ने, और उन्होंने हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी दी थी, जो कि हमने अबाउ प्रिंसिपल में अभी जस्ट कवर किया है, ठीक है। इसको हुंड्स रूल ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? अब देखो हुंड्स रूल में अभी हमें यहाँ पे एक और चीज़ समझना है कि ये अनपेयर्ड है, इसके साथ कोई पेयरिंग नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वजह से जो कॉन्फ़िगरेशन आता है उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनकी वजह से जो आता है उसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक, ठीक है। ये याद रखना है। और ये मैग्नेटिक जो वर्ड मैंने यूज़ किया है, तो कितना पैरामैग्नेटिक है, कितना ज़्यादा डायामैग्नेटिक है, वो मैंने आपको बताया था बोर्स मैग्नेटॉन में कैलकुलेट करके। यहाँ पे म्यू इक्वल टू n/n+2 बोर मैग्नेटॉन, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि कोई इलेक्ट्रॉन्स कितना ज़्यादा मैग्नेटिक है, उसका उसकी जो क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड है वो कितनी है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रहा है नाउ? तो ये है एंड हमारे इस टॉपिक का और हमारे इस लेक्चर का। ये चैप्टर भी आपका खत्म हुआ, बट नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके प्रॉब्लम्स करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर विल बी बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स ओनली, ठीक है। कोई थ्योरी नहीं होगी नेक्स्ट में। आपको जो डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।